बेटा लोग सेकेंड चैप्टर पे आगे बढ़ रहे हैं। काइंड्स ऑफ कंपनी चल रहा था हमारा, और अब बच्चे जो नेक्स्ट टाइप ऑफ कंपनी आती है अदर कंपनीज में, वो है डोरमेंट कंपनी। एंड डोरमेंट कंपनी अगेन कंपनीज एक्ट 2013 का एक कॉन्सेप्ट है। और डोरमेंट कंपनी है बेटे मेरे, एक इसको पहले ना ओरली समझो थोड़ा सा, फिर लैंग्वेज सिखा दूंगी। डोरमेंट होता है इनएक्टिव, स्लीपिंग। डोरमेंट पार्टनर सुना ना पार्टनरशिप एक्ट में, स्लीपिंग पार्टनर, तो वो भी तो वही होता है, इनएक्टिव पार्टनर। इसका मतलब डोरमेंट का मतलब हो गया कि एक कंपनी बनाई, सोचा काम करेंगे, लेकिन समय बदल गया, सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए, और उस काम के ऊपर हम आगे काम नहीं कर पाए, तो एक लंबे समय तक इनएक्टिविटी हो गई। कोई उसमें ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है, कोई किसी का आना जाना, पैसे का आना जाना, किसी चीज का कोई लेन देन, कुछ नहीं हो रहा है, तो फिर वो डोरमेंट कंपनी हो जाती है। अब क्या होता है, जब हम एक कंपनी चलाते हैं तो जो भी हम करते रहते हैं, मीटिंग्स होती है, रेजोल्यूशंस पास होते हैं, कोई डिसीजंस लिए जाते हैं, तो वो सब डिसीजंस या रेजोल्यूशन की कॉपी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास फाइल होती रहती है। प्लस और बड़ी सारी लीगल फॉर्मेलिटीज होती है जो समय समय पे हमें अपनी ट्रांजैक्शंस के दौरान करनी पड़ती हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं, तो उसकी भी इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रार के पास जाती रहती है। तो रजिस्ट्रार को पता चलता रहता है कि ये काम कर रही है, कंपनी का काम चल रहा है, क्योंकि आए दिन उसके पास कोई ना कोई डॉक्यूमेंट फाइल होता रहता है। अब अगर कोई कंपनी डोरमेंट हो जाती है, तो इसका मतलब है उसने जो सोचा वो नहीं हो रहा, कोई काम नहीं हो रहा, बिल्कुल साइलेंट जोन में चला गया सब कुछ। बस बेसिक जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स थी उन्होंने वो पूरी करी, जो फी पे करनी होती है रजिस्ट्रार को किसी चीज की वो पे करी, ऑफिस मेंटेन कर रखा है, रिकॉर्ड्स कुछ खास नहीं, बस बेयर मिनिमम काम कर रखा है, लेकिन असल में कोई काम नहीं हो रहा है, कोई भी एक्टिविटी नहीं है। तो फिर ऐसे में अगर वो कंपनी खुद जाके रजिस्ट्रार को बोले कि जी आप हमें डोरमेंट कंपनी की तरह रजिस्टर कर लो, तो ठीक है। आई रिपीट, कि वो कंपनी खुद रजिस्ट्रार को अप्लाई करे कि जी ड्यूरिंग दिस फेज वी आर अ डोरमेंट कंपनी, कि इस दौरान ये कंपनी जो है इनएक्टिव है और टोटली कोई काम नहीं हो रहा है, तो आप इसको डोरमेंट कंपनी का स्टेटस दे दीजिए अभी, तो ठीक है। नहीं तो अगर कंपनी ने ऐसा नहीं किया तो हो सकता है समय रहते रजिस्ट्रार उसको वाइंड अप करने का प्रोसीजर स्टार्ट करवा दे, क्योंकि जब कुछ कर ही नहीं रहे हो तो फिर किस लिए बनाया था। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है डोरमेंट कंपनी का, तो अब मैं लैंग्वेज से सिखाती हूँ आपको, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। कहते वेयर अ कंपनी इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, कि आपने इसको रजिस्टर कराया अंडर दिस एक्ट फॉर अ फ्यूचर प्रोजेक्ट, कि आपने एक काम करने का सोचा था, उसके लिए आपने कहा चलो कंपनी बना के करते हैं, और टू होल्ड एन एसेट। जैसे एक एग्जांपल छोटा सा लेते हैं, एक बिल्डर है, ठीक है, उसने सोचा कि वो एक प्लॉट ऑफ लैंड लेके बड़ा सा कंस्ट्रक्शन करके बिल्डिंग बना के उसको डिस्पोज ऑफ करेगा, फ्लोर्स बना लेगा और फिर उसको डिस्पोज ऑफ करेगा, या ऑफिसेस बना लेगा फिर उन्हें डिस्पोज ऑफ करेगा, सेल करेगा, मतलब उसने ऐसा सोचा। तो उसने क्या किया, बड़ा एक्टिवली उसने कंपनी बनाई कि कंपनी फॉर्म में काम करेंगे, और फिर उसने लैंड भी परचेज कर ली ऑप्शन में गवर्नमेंट की। लेकिन उसके बाद मार्केट में एकदम मंदा आ गया, तो उसके जो बिल्डिंग ऑपरेशन थे वो रुक गए, और वो कुछ भी नहीं कर रहा, बिल्कुल बैठ गया है, क्योंकि वो कुछ हो ही नहीं रहा, मार्केट में बिल्कुल डाउन आ गया है। तो उस सिचुएशन के दौरान वो एक डोरमेंट कंपनी है, जो उसने सोचा था कि ये प्रोजेक्ट चलाएंगे या ये एसेट होल्ड करेंगे। एक वर्ड और भी आता है इसमें, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। जैसे किसी ने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होता है किसी का नो हाउ, किसी को किसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी की नॉलेज है, किसी ने कोई टेक्नोलॉजी इन्वेंट करी है, कुछ नया बनाया है, तो हमने उसे कहा कि ठीक है ये तुमने जो भी फॉर्मूला बनाया है या टेक्नोलॉजी डेवलप करी है या कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर डेवलप किया है या कुछ भी, ये हम तुमसे परचेज कर लेते हैं, फिर हम इसको मार्केट करेंगे कि हम ये तुम्हारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी तुम हमें दे दो, हम तुम्हें इसका पैसा दे देते हैं। तो इस तरीके से ये एसेट बन गई उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हमारी। फिर हमने सोचा था उसके ऊपर आगे हम उसका काम करेंगे, उस सॉफ्टवेयर को बेचने का काम करेंगे या कुछ भी सोचा था, लेकिन हम उसके ऊपर कोई काम नहीं कर रहे। सेम स्टोरी हो गई,
कि हमने लैंड ली, सोचा डेवलप करेंगे, लेकिन हम बैठ गए। ऐसे ही हमने किसी का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होल्ड किया, लेकिन हम फिर कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो फिर किसी भी पर्पज से फ्यूचर प्रोजेक्ट, होल्डन एसेट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जिसको नो हाउ भी बोलते हैं, एंड हैज नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। ये वर्ड आपको याद करना है प्लीज, हैज नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। इसका मीनिंग भी दिया उन्होंने आगे कि इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब है कोई भी काम आप नहीं कर रहे हो, मेरी भाषा में इसको मैं बोलूंगी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन मतलब कोई काम हो रहा हो। तो नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन का सिंपल हिंदी कोई काम नहीं होना चाहिए। कैसे वो भी आगे लैंग्वेज से बताऊंगी तो समझ आएगा। फिलहाल इतना कि इनका कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है। सच अ कंपनी और एन इनएक्टिव कंपनी, क्योंकि उसने कहा कि ऐसी इनएक्टिव कंपनी को अब क्या करना चाहिए, इट में मेक एन एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्रार कि भाई साहब आप एक काम करें, आप अप्लाई कर दें, क्योंकि जो आपकी हालत है ना वो डोरमेंट कंपनी जैसी ही हो गई है। तो इसलिए बैठे रहने से अच्छा आरओसी को जाके बताइए सर हमें ये स्टेटस दे दो डोरमेंट कंपनी का। He says an application to the registrar in such manner as may be prescribed for obtaining the status of a dormant company। कि आप बेसिकली क्या कर रहे हो आरओसी के पास जाके, आप कह रहे हो सर हमारा स्टेटस चेंज कर दो और हमारा स्टेटस हमें डोरमेंट कंपनी का दे दो, ताकि आपको ये पता रहे कि हम इनएक्टिव हैं आजकल, और आपको अप्लाई करके आपको ये बात हमने बता दी है। ठीक है। फिर सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन का मतलब बताया। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन कहते हैं सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन मींस एनी ट्रांजैक्शन अदर देन, इनको छोड़कर कोई भी ट्रांजैक्शन, एनी ट्रांजैक्शन अदर देन। फिर अदर देन में उसने पॉइंट्स बताए। पहला बोला पेमेंट ऑफ फी बाय कंपनी टू आरओसी, कि आपको जो भी फीस देनी होती है आरओसी को वो तो आपने दे दी, ठीक है। दूसरा, क्योंकि ये काम तो आपने करे हैं। दूसरा, पेमेंट कोई भी करी टू फुलफिल रिक्वायरमेंट ऑफ द एक्ट, टू फुलफिल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एक्ट, कि एक्ट के मुताबिक कहीं कोई पेमेंट्स करनी है वो भी करी, इनकम कंपनीज एक्ट के मुताबिक कोई पेमेंट्स कहीं करनी बनती है वो भी करी, लेकिन कोई काम नहीं चल रहा है, बस लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी हो रही हैं। फिर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, शेयर्स भी अलॉट करें, लेकिन किस लिए, रिक्वायरमेंट ऑफ एक्ट, बस वो पूरा हो जाए कि कानून ने कहा है कि कंपनी बनानी है तो ये शेयर्स अलॉट करने हैं, तो बस उसके लिए करें कि एक्ट में गड़बड़ ना होए, गवर्नमेंट हमें कुछ ना बोले कि आपने तो ये भी नहीं किया, तो उस तरह के डिफॉल्ट ना होए, इसलिए मिनिमम शेयर्स जो अलॉट करने चाहिए थे वो तो हमने कर दिए, राइट। फिर पेमेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस एंड रिकॉर्ड्स, ये पेमेंट भी हमने कर दी। मेंटेन कर रहे हैं किसको, ऑफिस और रिकॉर्ड्स को, मतलब ऑफिस भी है, रिकॉर्ड्स भी ऑन द प्लेस मेंटेन हो रहे हैं, उसके लिए जो खर्चा है वो भी हम कर रहे हैं। बस इनको छोड़ के और कोई काम नहीं हो रहा है। अब आप समझ गए होंगे जो मैंने बोला कि बस सोचा और बैठ गए, कुछ नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि मार्केट डाउन हो गई या हमारी हिम्मत पस्त हो गई, हिम्मत खत्म हो गई, हम नहीं कर पा रहे। तो जब ऐसे हो गया तो आप टोटली इनएक्टिव ही तो इससे अच्छा है आप जाके गवर्नमेंट कंपनी का स्टेटस ले लो, खाम खा आपको वाइंड अप कर दे, थोड़ा वक्त गुजर जाएगा, स्थिति अच्छी हो जाएगी, फिर कंटिन्यू कर लोगे, है ना। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डोरमेंट कंपनी, राइट। तो ये 4 पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। पी टू आरओसी, फिर पेमेंट्स जो लॉ के लिए जरूरी है, शेयर्स जो लॉ के लिए जरूरी है, फिर पेमेंट ऑफिस और रिकॉर्ड्स के लिए, जिससे कि दिखे कि कंपनी चल रही है, दैट्स ऑल। उसके बाद एक आता है बेटे कॉन्सेप्ट मेरा, निधि कंपनी, सेक्शन 406 है, हाँ दिस इज सेक्शन 406 कंपनीज एक्ट 2013, निधि कंपनी। और निधि कंपनी ना, जैसे आई डोंट नो आपने ये वर्ड सुना है कि नहीं सुना, जैसे लोग कमेटी डाल लेते हैं। कमेटी डालने का क्या मतलब होता है कि एक पर्सन जो है वो अपने सारे फ्रेंड्स या जो भी रिलेटिव्स या जो भी उसके नोन पर्सन है, जानकार है, उनसे पैसा डिपॉजिट के तौर पे लेता है, ठीक है। फिर वो पैसा इकट्ठा हो जाता है, फिर उस इकट्ठे हुए पैसे से उन्हीं मेंबर्स की हेल्प की जाती है, लॉटरी डाली जाती है,
लॉट ऑफ ड्रॉ जैसे बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं लॉटरी का ड्रॉ निकला है, ऐसे करके बोलते हैं, कमेटी का ड्रॉ निकला है, ऐसे करके कोई भाषा आती है। तो वो फिर अ, जैसे सपोज 6 लाख रुपए इकट्ठा हो गया, अब इस पैसे में से मेंबर्स की ही हेल्प की जाती है। किसी को पैसे चाहिए तो फिर उसको वो पैसे दे दिए जाते हैं। बेसिकली मकसद क्या है? मकसद है कि अगर आप उसके मेंबर बन गए, निधि कंपनी के, निधि कंपनी यही होती है, मतलब कमेटी जो रॉ में बोलते हैं, इसी को निधि कंपनी बोलते हैं, कि जो निधि कंपनी के मेंबर बन गए उनको उसमें पैसा लगाना है, डिपॉजिट कराना है, डिसाइड हो जाता है मंथली या जैसे भी ईयरली, मंथली डिसाइड हो जाता होगा, तो कुछ भी डिसाइड हो जाता है कि ये पैसा आपने जमा कराना है। वो पैसा वो रेगुलर टाइम पे जमा कराते हैं, तो उससे उनकी सेविंग्स हो जाती है ना। तो लोगों के अंदर सेविंग की फीलिंग अपने आप आ जाए, वो जबरदस्ती सेव कर जाए। उस कॉन्सेप्ट की वजह से ये कॉन्सेप्ट आया निधि कंपनी। आर यू गेटिंग? तो पढ़ती हूँ मैं, देखिए। बोलते कंपनी विच हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड एज अ निधि कंपनी विद द ऑब्जेक्ट ऑफ कल्टीवेटिंग द हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट। ये मेन मकसद है कि लोगों को सेव करना आ जाए। आप एक हैबिट कल्टीवेट करना चाहते हैं, कल्टीवेट मतलब उनके अंदर एक हैबिट डालना चाहते हैं, तो कल्टीवेटिंग हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट की सेविंग करवाएं आप उनसे, एंड सेविंग अमंग इट्स मेंबर्स। इसका मतलब है जो मेंबर्स हैं हम चाहते हैं कि वो सेविंग्स करें अमंग इट्स मेंबर्स। रिसीविंग डिपॉजिट्स फ्रॉम, पूरा लिखती हूँ मैं जिससे आपको समझ आए, जो मैंने आपको बताया अभी कि हम मेंबर से डिपॉजिट्स रिसीव करते रहते हैं। तो ही से रिसीविंग डिपॉजिट्स फ्रॉम मेंबर्स एंड लेंडिंग टू इट्स मेंबर्स ओनली, और उन्हीं को वो पैसा देते रहते हैं उनके काम के लिए। लेंडिंग टू इट्स मेंबर्स ओनली, इसका मतलब है एक तरीके से छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि हम मिलकर एक कंपनी बनाते हैं जिसमें जो मेंबर्स ने कंपनी बनाई है उन्हीं के ही डिपॉजिट्स आएंगे, वो खूब सारा पैसा हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा सा देंगे तो थोड़ा ज्यादा पैसा हो जाएगा, उस ज्यादा पैसे से जिसकी जरूरत होगी उसको पैसा लोन पे दे दिया जाएगा, जिससे कि हम हमारे एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, राइट। ही सेज लेंडिंग टू इट्स मेंबर्स ओनली फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट, तो हम सब एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, एंड विच कंप्लाइज विद सच रूल्स एज प्रेस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और वो कहते हैं इसके लिए जो सारे रूल्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, वो इस कंपनी को फॉलो करनी है ताकि वो कंपनी को अच्छे से रेगुलेट कर सकें, राइट। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आई होप कुछ आइडिया लगा है आपको। उसके बाद आता है एक पीएफआई, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। 1956 एक्ट में भी था पीएफआईस, इंपॉर्टेंट वर्ड है, और इसका सेक्शन है सेक्शन 2 क्लॉज 72। अब पीएफआई या पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होता है? ये हमारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो तो साफ दिख रहा है। पब्लिक है, इससे पता चल जाता है दे आर ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। कुछ ऐसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो बेसिकली देश को चलाने में हमारी बहुत ज्यादा मदद कर रही है गवर्नमेंट की, तो उनको पीएफआई का दर्जा गवर्नमेंट दे देती है, राइट। और वो बोलते हैं कि इनको जो है हम पीएफआई मानेंगे। जैसे एलआईसी, एलआईसी को हमने लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट में बनाया, तो वो कहता है कि ये जो 1956 एलआईसी एक्ट के अंतर्गत हमने एलआईसी बनाया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, दिस इज अ पीएफआई। सीधा सीधा याद करना है आपको। फिर दूसरा एक नाम रखा द इंफ्रास्ट्रक्चर, एक और बॉडी बनी, इसको भी पीएफआई का दर्जा दिया गया, द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी, डेवलपमेंट फाइनेंस, लर्न करना पड़ेगा, कंपनी लिमिटेड, कि ये हमारी एक और पीएफआई है। फिर उसके बाद उसने कहा कि हमारा एक यूटीआई एक्ट है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, प्रॉपर लिख देती हूँ। कहता है कोई भी कंपनी अगर उस एक्ट के मुताबिक स्पेसिफाइड है, बोलते हैं स्पेसिफाइड कंपनी रेफर टू इन यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूटीआई लिख देते हैं, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग, ट्रांसफर ऑफ
Undertakings and Repeal Act. कहता है ये एक एक्ट है यूटीआई का, ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एंड रिपील एक्ट। इस एक्ट के तहत अगर किसी कंपनी का नाम स्पेसिफाइड है तो फिर वो भी हमारी पीएफआई मानी जाएगी, राइट। फिर तीसरा उसने बोला कि जो कंपनीज एक्ट 1956 का सेक्शन 4A था और सब सेक्शन 2, इसके अंडर जिन जिन कंपनीज का नाम है वो भी पीएफआई है। इसमें जो लिस्ट बनी हुई है इंस्टीट्यूशंस की वो भी पीएफआईज है। बोलता है इंस्टीट्यूशंस notified by central government under section 4A subsection 2 Companies Act 1956। इसमें जो लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशंस है उनको भी गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया हुआ है कि ये हमारी पीएफआई मानी जाएंगी, तो फिर वो पीएफआई है। फिर उसने बोला कि समय के साथ अगर गवर्नमेंट किसी और कंपनी को नोटिफाई करे तो वो भी पीएफआई मानी जाएगी। बोलता सच अदर इंस्टीट्यूशंस ये फ्यूचर के लिए बोल रहा है कि फ्यूचर में गवर्नमेंट किसी और इंस्टीट्यूशन को भी नोटिफाई कर सकती है, एज मे बी नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, एज मे बी नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू बी अ पीएफआई इन कंसल्टेशन विद आरबीआई। नेचुरल है गवर्नमेंट फाइनेंशियल मैटर्स पे हमेशा आरबीआई से कंसल्ट करती है, इसलिए यहाँ भी लिख दिया गया इन कंसल्टेशन विद आरबीआई, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी पूरी आरबीआई के पास है, तो मनी रिलेटेड फाइनेंस रिलेटेड मुद्दों पे वो एडवाइजर है गवर्नमेंट का, इसलिए आरबीआई, राइट। तो पहला आ गया आपका, अगर फिर से देखें एक बार एलआईसी, फिर एक रखना पड़ेगा आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी, फिर यूटीआई एक्ट में जिन कंपनीज का मेंशन है, फिर कंपनीज एक्ट 56 के सेक्शन 4A सब सेक्शन 2 में जो लिस्ट है वो भी पीएफआईज है। फिर समय के साथ अगर गवर्नमेंट किसी और इंस्टीट्यूशन को नोटिफाई करती है तो वो भी पीएफआई माना जाएगा। अब आगे वो जो बोलता है वो इम्पोर्टेंट है कि वो नोटिफाई तभी करेगी जब ये कंडीशंस पूरी होंगी। पहला वो जो बॉडी है वो किसी ना किसी स्पेशल एक्ट में रजिस्टर्ड हुई हो, लिखती हूँ मैं आपके लिए। कहते हैं प्रोवाइडेड ये नोटिफिकेशन तभी होगा, उसके लिए कंडीशन क्या है, नोटिफिकेशन के लिए कंडीशन फॉर नोटिफिकेशन, ये जो 5th पॉइंट है इसी की बात कर रहे हैं कि किसी भी इंस्टीट्यूशन को नोटिफाई किया जाएगा कि ये पीएफआई है, तो उसके लिए पहला पॉइंट क्या उसने बोला, बोलता इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय और अंडर एनी स्पेशल एक्ट, सेंट्रल और स्टेट एक्ट, इसको स्पेशल एक्ट भी बोल सकते हैं, कि किसी ना किसी एक्ट के अंदर उसको एस्टैब्लिश किया गया है, या फिर जो बॉडी है उसमें 51% और मोर पेड अप कैपिटल सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या दोनों ने मिलकर लगाया हुआ है। बोलता है नॉट लेस देन 51% और मोर लिखने की क्या जरूरत है जब नॉट लेस देन बोल दिया है ना, तो नॉट लेस देन 51% ऑफ पेड अप कैपिटल। ये गवर्नमेंट कंपनी पढ़ेंगे आप, उसकी भी भाषा में यही लैंग्वेज आती है, उसकी भी डेफिनेशन में यही वर्ड्स है। पेड अप कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय पहला सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट, एंड तीसरा सेंट्रल गवर्नमेंट एंड वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट। इसका क्या मतलब है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी कंपनी में अगर 51% या उससे ज्यादा पेड अप कैपिटल लगाया हुआ है तभी वो उसको पीएफआई का दर्जा दे सकते हैं, अगर वो चाहे तो नोटिफिकेशन निकालेंगे और फिर उसको बता देंगे कि ये पीएफआई है। या फिर उसमें स्टेट गवर्नमेंट किसी ने भी, एक राजस्थान गवर्नमेंट ने 51% या मोर पेड अप ले रखा है, या फिर राजस्थान और मध्य प्रदेश ने मिलकर, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट और केरला गवर्नमेंट और तमिलनाडु गवर्नमेंट ने मिलकर पैसा लगाया हुआ है, और पैसा कितना लगाया हुआ है, मिनिमम 51% ऑफ व्हाट, पेड अप व्हाट, शेयर कैपिटल, मतलब इक्विटी प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दोनों को ऐड कर दो तो वो पेड अप शेयर कैपिटल का 51% और मोर, इट इज नॉट मोर देन 50% प्लीज, इट इज 51% और मोर, हमेशा ऐसे ही याद रखना है, या फिर ऐसे जैसे लिखा है नॉट लेस देन, तो नॉट लेस देन 51% बोलो या 51% और मोर बोलो एक ही बात है।
इसका मतलब 50% पे नहीं, 50.9 पे नहीं, 51 पर ही ऐसा नोटिफिकेशन आ सकता है। 51 भी किसका? पेड अप का। पेड अप किसका? शेयर कैपिटल का, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस। इज दैट क्लियर? तो या तो वो किसी स्टेट एक्ट या सेंट्रल एक्ट में रजिस्टर्ड हो, उसकी वजह से ही बनी है वो एस्टैब्लिशमेंट, या फिर उसमें गवर्नमेंट का पैसा लगा हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, या फिर उन दोनों का मिलकर, तो ही फिर उसको नोटिफाई करके पीएफआई का स्टेटस दिया जा सकता है। राइट? तो ये है पीएफआई का डेफिनेशन आज की डेट पे, जो बहुत जगह पे यूज होगा। प्लीज दिमाग में रखिएगा, ताकि कभी किसी से बात हुए तो यू शुड बी नॉलेजेबल। राइट? तो यहीं पे रोकते, अगले लेक्चर में फिर आगे बढ़ेंगे। ओके।